सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान के जाने माने एडवोकेट नीरज कुमार सेठी ने एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम खान से एडवोकेट एक्ट को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या बोले एडवोकेट नीरज कुमार सेठी। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगा एक्सप्रेस न्यूज भारत पर और जानना चाहूंगा कि लॉयर, एडवोकेट्स एंड बैरिस्टर में अंतर क्या है। देखिए, लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर, इन तीनों के पास लॉ की डिग्री होती है। लॉयर आपको लीगल असिस्टेंस प्रदान कर सकता है, चैम्बर में बैठ के आपको बता सकता है कि आपको ये करना है, ड्राफ्टिंग कर सकता है। लेकिन एडवोकेट जो होता है वो कोर्ट में अपने पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए अपीयर होता है कोर्ट। और बैरिस्टर जो होता है वो यूके और साउथ अफ्रीका से वकालत की डिग्री पास करता है। और बस इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि एडवोकेट के पास कोर्ट में खड़े होकर पैरवी करने का लाइसेंस होता है, जो बार काउंसिल से उसको एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उससे के बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। देखिए, हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होता है जो लीगल ऑफिसर होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है, और वो राज्य के केसेस को सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल होता है और वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द नेशन होता है और वो हिंदुस्तान के केसेस को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस अगर फाइल करना होता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए ही फाइल किया जा सकता है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस अलग अलग राज्यों के आते हैं जिनकी फाइलिंग की जाती है, तो हर आदमी को वो फाइलिंग का प्रोसीजर पता नहीं होता। उस प्रोसीजर को वो समझता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और वो एक एग्ज़ाम पास करता है, जिसके बाद वो उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का वो मिलता है और उसके बाद वो केसेस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी है जानना कि कोई भी एडवोकेट उस केस में आर्ग्यू कर सकता है और उस केस में ड्राफ्टिंग कर सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का काम सिर्फ केस फाइलिंग करने तक ही सीमित होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ था वो कब हुआ था और उसके फ़ायदे जो है उसके बारे में भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मार्च 2023 में लागू हुआ। आप जानते हैं कि एक वकील की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई भी एडवोकेट होता है तो उसका मुकदमे अपराधी प्रवृत्ति, नेता और रसूखदार लोगों का से उसका रोज सामना आमना होता है, तो उनसे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए हमने देखा है कई बार एडवोकेट्स के साथ मारपीट होती है, जान माल का खतरा रहता है, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। अभी 2021 में हमने देखा एक 65 वर्षीय वृद्ध एडवोकेट हैं, उनका मर्डर आंध्र प्रदेश में हो गया था। अभी इसी साल 2023 में जोधपुर में एक एडवोकेट का मर्डर हो गया था। इसके अतिरिक्त एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में और भी कई चीज़ें हैं। वकील के खिलाफ कई बार साजिश होती है, षड्यंत्र हो जाते हैं और उनके खिलाफ गलत एफआईआर हो जाती है, जिसकी वजह से वकील को गिरफ्तार करके और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इसमें आपको किसी भी एडवोकेट को गिरफ्तार करने के लिए से पहले सीजेएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आपके पास सीधा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीजेएम इमीडिएट उस एफआईआर में वकील को बेल प्रदान कर देगा। इसके अतिरिक्त एडवोकेट को अरेस्ट करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का अधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी जैसे 2019 में कोरोना की लहर आई थी, ऐसा पेंडेमिक आया
कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई, सालों कोर्ट बंद रहे। अब ऐसी स्थिति में उनके लिए करने को काम नहीं था और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई अधिवक्ताओं ने तो जूनियर एडवोकेट्स ने यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लिया। तो ऐसी स्थिति और ऐसा पेंडेमिक अगर दोबारा आता है तो उससे बचने के लिए राज्य सरकार कम से कम 15,000 रुपए महीने का उस एडवोकेट को अपना अपना आजीविका चलाने के लिए प्रदान करेगी। सर मेरा एक सवाल ये रहेगा कि कई जगह देखा जाता है आमतौर पर कई ऐसे वकील भी होते हैं जो बेगुनाह को सज़ा देते हैं और सज़ा दिला देते हैं और गुनाहगार को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो उन वकीलों को क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक प्रोफ़ेशन है। ये वकालत एक प्रोफ़ेशन है, वो उसको जहाँ तक हो सके बेगुनाह को बचाना चाहिए। उसको सज़ा नहीं हो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किसी भी एडवोकेट को। लेकिन फिर भी ये एक प्रोफ़ेशन है, एक नोबल प्रोफ़ेशन है। आपको आपके क्लाइंट के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसके लिए पैरवी करना चाहिए, उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आपके जो केस के जो रेशो रहता है वो कितना क्या रहता है थोड़ा-सा? देखिए, हम लोगों के लगभग 100% ही हमारा रिज़ल्ट है। अगेंस्ट केसेस में 98-99% रिज़ल्ट है और बाय केस जो हम फ़ाइल करते हैं, वो उसमें हमारा रिज़ल्ट। आपने जो वकालत की जो शिक्षा है वो कहाँ से हासिल की और इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी और उसके बारे में? मैंने 12th पास करने के बाद पीईटी का एग्ज़ाम दिया था इंजीनियरिंग के लिए और इंजीनियरिंग मैंने पास की थी। पीईटी पास की थी और मुझे दुर्गापुर जाना था वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग करने के लिए। इसी दरमियान घर में एक बात हुई कि मेरे फ़ादर एक एडवोकेट थे। उनका काम कौन सँभालेगा? ये एक चर्चा आई। फिर मैंने सोचा चलो मैं कर लेता हूँ एलएलबी। फिर मैंने एलएलबी करी, बीएससी करके एलएलबी करी। एलएलबी सेकंड ईयर से मैं कोर्ट जाने लगा। श्री मनीष भंडारी जी, जो अभी इस समय शायद चेन्नई हाई कोर्ट में जज हैं, उनके साथ जूनियरशिप करी। 1991 में मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने श्री अजीत कुमार जी शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हैं अभी जयपुर हाई कोर्ट में, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी मैंने काम किया उनके साथ। इसी बीच मेरा मिलान एक तरीके से कहा जाएगा, श्री जस्टिस जीएस सिंघवी साहब से हुआ, जिन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 5 साल अपने को सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है और काम सीखना है। पैसे की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है और उसके बाद अगले 5 साल काम और पैसा दोनों देखो। उनकी उस हिदायत पे मैंने अमल किया और अमल करके मैं आगे बढ़ गया। मैंने काम किया, काम सीखा और धीरे-धीरे करके आज आगे बढ़ा। सर मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि आप किस तरह के मुकदमे में डील करते हैं? मैं बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज़ के केसेस में डील करता हूँ। इसमें आर्बिट्रेशन, सेक्शन 138 जो चेक रिटर्न के केसेस हैं, ईसीएस रिटर्न के केसेस हैं, सिविल सूट रिकवरी है, क्रिमिनल केसेस हैं, मनी मैटर्स हैं, इन सब में मैं डील करता हूँ। सरफेसी केसेस हैं, ये सारे केसेस मेरा फील्ड है। नए जो वकील बनना चाहते हैं उनके लिए क्या हिदायत देना चाहेंगे आप आपकी तरफ से? देखिए, नए जो वकील हैं, उनको चाहिए कि मेहनत करें, काम करें। ये शुरुआत इसकी थोड़ी-सी कठिन होती है, उसमें घबराएँ नहीं, आगे बढ़ें और जहाँ तक हो सके जब तक आपको काम की पूरी नॉलेज ना हो, काम किया हुआ ना हो, तब तक आप पैसे की कमाई के बारे में ना सोचें। एड्स के लिए क्या आवश्यक है? एक एडवोकेट के लिए ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क। आपको लेटेस्ट लॉ से रूबरू रहना चाहिए हर समय। हर कानून का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। आपको मतलब कोई हर दिन एक नया मुकदमा आता है,
जिसको आपको डील करना होता है। कई बार ड्राफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। आप इसको 4 कॉर्नर्स में, कानून के 4 कॉर्नर्स में आपको अपने केस को पुट करना होता है, फिर उसी हिसाब से केस को आगे बढ़ाना रहता है। और इस दरमियान भी कई बार कानून बदलता रहता है, उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन-कौन है और क्या कारोबार करते हैं? मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे 2 पुत्र हैं, नमित और निशांत, मेरी पुत्रवधू है और 1 पोता है। मेरे दोनों बेटे नमित और निशांत वकालत में के पेशे में ही हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन दोनों ने अच्छे से काम संभाल रखा है और पूरा काम अपने आप करने में सक्षम हैं। मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि जयपुर शहर में नशा काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, एक बहुत बड़ी परेशानी है ये इस युग में। आज जब देखते हैं तो हर व्यक्ति, हर युवा नशे में लिप्त है। मेरा ये कहना है कि नशे से दूर रहें, काम को अपने फ़ोकस करें, देश के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें और इस देश को आगे बढ़ाएँ, अपने परिवार को साथ लेकर चलें।